हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ एन एसिड रिलेटेड एएस। तो एसिड रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस टू इन्वेंटरी। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एएस है इसका, एएस पार्ट का। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू टेक्स्ट अपना अप्रोच ऐसा रहेगा, अपन पहले इसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या रहता, उसके बाद में क्रक्स पे चलेंगे कि एएस में क्या क्या अपने को कवरेज करना है और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अंडरस्टैंड करो पहले तो बिजनेस बिजनेस अंडरस्टैंड करो। बिजनेस ना दो टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, एक रहता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक रहता ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मेथोडोलॉजी क्या रहती है, वो आई पी ओ प्रोसेस पे उसका बिजनेस मेथोडोलॉजी रहता है। सर ये आईपीओ क्या है? आईपीओ, आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। मतलब क्या? तो देखो इनपुट में क्या रहता, कोई भी बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके पास एक रॉ मटेरियल रहता। रॉ मटेरियल पे क्या करता, वो रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेसिंग करता। प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद में ये रॉ मटेरियल उसका बन जाता है एफजी, दैट इज फिनिश गुड। फिनिश गुड का क्या करता, वो सेल करता। ये प्रोसेस समझा आपको? रॉ इनपुट में क्या रहता है, उसका रॉ मटेरियल रहता। प्रोसेस में क्या रहता है, उसका प्रोसेसिंग रहती। एफजी में आउटपुट मतलब क्या, उसका एफजी। और ये एफजी का क्या करता है, वो सेल करता है। तो हो सकता है रॉ मटेरियल उसका 100 रुपए का हो, प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में 100 प्लस कुछ एक्सेस कॉस्ट लगेगी। एक्सेस कॉस्ट इज, ये प्रोसेसिंग की कॉस्ट है आपकी। उसके बाद में क्या होगा, ये जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फिनिश गुड बन जाएगा, पूरा आपका जो भी आपको आउटपुट चाहिए था वो बन गया, तो वो आउटपुट को क्या बोलोगे आप, फिनिश गुड। और फिनिश गुड फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 50, तो फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी हुई आपकी, 150 रुपीज की। अब जब ये 150 रुपीज पे बेचोगे क्या आप, नहीं 150 रुपीज तो ये तो आपको कॉस्ट है, आपके घर में पड़ रही है, आप इसको बेचोगे फॉर एग्जाम्पल 200 में। तो ये 200, 200 माइनस 150 तो क्या हुआ कि 50 रुपीज का क्या हुआ आपका प्रॉफिट। ओके। अब जरूरी तो नहीं है जैसे ही एफजी बन जाए वो पूरा पूरा गुड्स आपका सोल्ड हो जाए। नहीं, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 31 मार्च 2026 की बात करूं, कि 31 मार्च 2026 को अगर मैं आपके फैक्ट्री पे विजिट करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, जितना एफजी पूरा सोल्ड हो गया। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं रहता। तो क्या होता है कि एफजी में जो सोल्ड, कुछ कुछ सोल्ड हुआ रहेगा, कुछ अनसोल्ड गुड रहेगा। तो अनसोल्ड चीज को क्या बोलेंगे अपन, इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। ओके। अभी जैसे रॉ मटेरियल के केस में भी सेम, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना जैसे आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो डायरेक्टली पूरा पूरा प्रोसेसिंग को देते हो और एफजी पूरा बन जाए। नहीं, रॉ मटेरियल में भी ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ गुड्स अपन ने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा बट अभी तक प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजा होगा, तो उसका स्टॉक को क्या बोलेंगे अपन, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी। ओके। और जो अभी तक पूरा बना भी नहीं है, मैंने रॉ मटेरियल तो इशू तो कर दिया बट अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बना जैसा मेरे को चाहिए था, वैसा अभी तक प्रोसेसिंग पेंडिंग है। तो वो चीज को मैं क्या बोलता, एस एफ जी। एस एफ जी की इन्वेंटरी। एस एफ जी क्या रहता है मेरा, एस एफ जी इज एक, एस एफ जी इज में मेरा सेमी फिनिश गुड्स। ये समझा गया आपको? कि देखो जो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब उस पर पूरी प्रोसेसिंग होना बाकी है अभी तक, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सेमी फिनिश गुड्स। अभी ये भी तो ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2026 जैसे मेरी प्रोसेसिंग चल रही तो पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो वो जो मटेरियल रहेगा और उस पर की जो कॉस्ट रहेगी वो चीज को क्या बोलूंगा मैं, एस एफ जी की इन्वेंटरी, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी। वही अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग कंसर्न, तो ट्रेडिंग कंसर्न कौन से मेथोडोलॉजी पे चलता, ये मेथोडोलॉजी पे चलता बी एन एस। बी इज बाय करो प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है। अभी जो अगर ये बाय करता है, अगर बाय में से कुछ प्रोडक्ट सेल हुए रहेंगे और कुछ इसके स्टॉक में रहेंगे एज ऑन 31 मार्च, तो ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक को क्या बोलूंगा मैं, एफ जी का स्टॉक। इसके लिए तो जो भी रहेगा इसकी एफ जी फॉर्म में आएगा, यहाँ पे तो प्रोसेसिंग नहीं चलती। तो अभी ये इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी तक अपन ने तीन चार नाम देखे। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकंड इज सेमी फिनिश गुड्स, थर्ड इज इन्वेंटरी ऑफ एन फिनिश गुड्स, और ये ट्रेडिंग कंसर्न में तो पूरा फिनिश गुड्स। तो इनकी क्या क्या चीजें देखने वाले हैं अपन। फर्स्ट इनका देखेंगे कि इनका मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, मतलब कौन से वैल्यू पे इनको वैल्यूएशन करना है। आप इसको मेजरमेंट को बोल सकते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अपन सेकंड देखेंगे कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन तो ठीक है, इसकी टेक्निक्स क्या है वैल्यूएशन की। ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसका कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट में अपन क्या पढ़ेंगे,
कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए इन्वेंटरी में, इन्वेंटरी के वैल्यू में, और कौन सी कॉस्ट नॉट इंक्लूड होनी चाहिए। नॉट इंक्लूड को आप बोल सकते हैं कि एक्सक्लूड होनी चाहिए इन्वेंटरी के कॉस्ट में से। इतना आपको समझा गया, एकदम बेसिक बेसिक बात की अपन ने। अभी तक क्या बात की कि देखो बिजनेसेस रहते हैं, दो तरह के बिजनेस रहते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहता है, एक तो ट्रेडिंग कंसर्न रहता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या, कौन सी मेथोडोलॉजी पे चलता, आईपीओ की मेथोडोलॉजी पे चलता। आईपीओ इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए रॉ मटेरियल, जैसे ही वो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया, उस पर कुछ कॉस्ट ऐड होंगी, उसके बाद में अगर वो पूरा तरह से बन गया तो उसको बोलेंगे फिनिश गुड्स। अभी फिनिश गुड्स का अगर इन्वेंटरी अनसोल्ड है तो उसको बोलेंगे एफजी का इन्वेंटरी। रॉ मटेरियल जो मैंने इशू नहीं किए प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया मेरे रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी। और जो फुल्ली प्रोड्यूस नहीं है, मतलब अभी तक वो रॉ मटेरियल इशू तो हो चुका है पर फुल्ली प्रोड्यूस नहीं है, तो उसको बोलेंगे अपन एसएफजी का इन्वेंटरी। एसएफजी सेमी फिनिश गुड्स। और ट्रेडिंग कंसर्न में जो मेथोडोलॉजी चलती है वो बाय सेल की मेथोडोलॉजी चलती है। और जो भी प्रोडक्ट इसमें बचा रहा कि अभी तक अनसोल्ड है, उसको बोलेंगे अपन एफ जी, क्योंकि ये पूरा एफ जी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसके लिए एएस के इस पे जाते हैं, टेक्स्ट पे। तो देखो इस पे फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एन इन्वेंटरी। अपन ने ब्रॉडली कवर तो कर दी, पर अब यहाँ से भी पढ़ लेंगे। तो एएस टू डिफाइंस इन्वेंटरी एज एन एसेट। पहले तो इन्वेंटरी क्या है, आपका एसेट है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए जो है उसको इन्वेंटरी रहेगा। मतलब ये इन्वेंटरी कौन सी बात करें, एफजी की इन्वेंटरी। और इन अ प्रोसेस ऑफ एन प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, मतलब ये वाला जो ऊपर का सच सेल है ना, ये इनके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, तो ये क्या रहेगा आपका डब्ल्यू। इसको ही लोग बोलते हैं एस एफ जी, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स। और लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे लिख लो डब्ल्यू का मीनिंग क्या रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, और ये देखो, और अभी तक दो दो चीजें पढ़ी, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दैट इज एफजी, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल दैट इज डब्ल्यूआईपी, और फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सच सेल। मतलब कि एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कंजम्पशन के लिए यूज होता, तो वो उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, आरएम। आरएम इज रॉ मटेरियल। तो इन्वेंटरी में कौन सी चीजें आती, एफ जी, डब्ल्यू आई पी, आर एम। और अल्सो इंक्लूड द मेंटेनेंस सप्लाईज कंज्यूमेबल्स अदर देन द मशीनरी स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या है अभी आपको समझा नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके नेक्स्ट इमीडिएटली अपन ए एस 10 पढ़ने वाले, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तब आपको ये चीज समझेगी कि ये कौन सी चीजें एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा है। तो और कौन सी चीजें आएंगी बोले इन्वेंटरी में, मेंटेनेंस सप्लाईज, जो मेंटेनेंस के लिए सप्लाईज होते हैं, फॉर एग्जांपल नट बोल्ट हो गए, वो सब चीजें। कंज्यूमेबल्स हो गए, कंज्यूमेबल्स मतलब क्या हो गया आपका, पैकिंग का रॉ मटेरियल हो गया। फिर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो ग्लव्स यूज करते होंगे, तो वो ग्लव्स हो गया। फिर आपका जो भी छोटे मोटे चीजें, वो सब कहाँ पे आएंगे, आपके कंज्यूमेबल्स में आएंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने अब टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी रिलेटेड टू नेचर ऑफ बिजनेस। तो अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग कंसर्न तो आपके लिए इन्वेंटरी क्या रहेंगी, एफजी। पर आपका नेचर ऑफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो आपके लिए इन्वेंटरी रहेंगी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। और रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुई चीजें। अभी तक सिर्फ अपन ने डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ बिजनेस के रिलेशन में जो इन्वेंटरी रहेगी वो पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मेजरमेंट मतलब क्या, कौन से वैल्यू पे इन्वेंटरी दिखानी चाहिए। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, देखो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल लिखते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पहले एनआरवी क्या है, देखो एनआरवी पढ़ते हैं अपन। एनआरवी नोट में लिखा है, देखो एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना पैसा मिलेगा, कितने पैसे में ये अपन ने नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू अपन ने और एक चीज में पढ़ा था, अगर जब अपन ये पढ़ रहे थे कौन सा है वो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 3 था, अप्लीकेबिलिटी एंड फ्रेमवर्क के चैप्टर्स में। वहां पर अपन ने देखा था कॉस्टिंग के मेथड्स क्या रहते हैं। तो वहां पे एक था हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर वहां पे अपन ने पढ़ा था रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, अगर मैं आज बेचने जाऊँ तो कितने पैसे मिलेंगे मेरे को। तो यहाँ पे एनआरवी मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का यूज हुआ है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहती, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस, देखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें से अपन क्या डिडक्ट करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एन कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एन कंप्लीशन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी, देखो अगर वो एफ जी है, फिनिश गुड्स है, तो अभी कुछ और लगने वाला है कि आपने को खर्चा नहीं, तो इसके लिए ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं लगेगा।
पर वही मैं बोलूँ ये एस एफ जी है, एस एफ जी इज डब्ल्यू आई पी, तो डब्ल्यू आई पी के इसमें ये लगेगा क्या, यस दैट इज अप्लीकेबल। उसके बाद में अपन माइनस क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक अ सेल दैट इज कमीशन टू एजेंट, सेलिंग सेलिंग एक्सपेंस के रिलेशन में। तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनआरवी में अगर यहाँ पे ब्रॉडली बात करूँ तो देखो एस्टिमेटेड है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंस। एकदम शॉर्ट में बात करें तो ये आ जाएगी आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इससे क्या पता चलेगी मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ एफ की, तो एफ के इसमें बात करूँ कि ये एफ मार्केट में ना 200 रुपये में सेल होती है आज, अगर मैं इसको बेचने जाऊँ तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या आएगी मेरी 200। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या आएगी मेरी जीरो, क्योंकि कुछ भी मेरे को जीरो कुछ भी अभी कंप्लीशन के लिए कुछ कॉस्ट लगने वाली क्या नहीं। अभी ये एफ बेचने के लिए मेरे को कुछ खर्चा लगेगा, हाँ 10 रुपये का मेरे को खर्चा आता बेचने के लिए, तो मेरे को पैसा हाथ में कितना मिलेगा 190। तो 190 क्या होगी मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वही अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू आई पी के इसमें, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू आई पी ऑफ इन्वेंटरी है, अगर ये डब्ल्यू आई पी ऑफ इन्वेंटरी ये इसकी है, फॉर एग्जांपल 200 रुपए जो एफ जी ये डब्ल्यू आई पी है ना, यही एफ जी की है। तो अगर एफ जी की सेलिंग प्राइस क्या है 200, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आप मान लो कि यहाँ पे अभी ये कंप्लीट नहीं है, बट अगर इसको कंप्लीट करना रहा है ये डब्ल्यू आई पी को, तो मेरे को 50 रुपए और लगेंगे, तो 50 रुपए माइनस करिए। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस क्या रहेंगे 10 रुपए, क्योंकि एफ जी को जो सेलिंग एक्सपेंस है वही लगेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे एनआरवी ये केस में क्या रहेगी 200 माइनस 50 150 माइनस 10 140 है मेरी एनआरवी इन केस ऑफ एन अपने डब्ल्यू आई पी। ठीक है, ये समझा गया आपको कंसेप्ट। एनआरवी मतलब क्या, अगर मैं आज ये मार्केट में चीज़ बेचने जाऊँ तो मेरे को कितनी मतलब मेरे को कितना पैसा मिलेगा। एफ जी के इसमें मेरे को सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के सब कुछ मिलेगा, एस एफ जी के इसमें मेरे को कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एक एडिशनल बियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना दो मेथोडोलॉजी है, पहले तो समझो कि यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर इन्वेंटरी कौन सा टाइप है, पहले तो अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है कि एफ और डब्ल्यू आई पी की इन्वेंटरी है। मैंने सबसे पहले बोला कि एकदम सिंपल लेते हैं, पहले तो एफ और डब्ल्यू आई पी की इन्वेंटरी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी। तो वो बोलते हैं वैल्यू किस पे होनी चाहिए, जो उसकी कॉस्ट है या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहाँ पे विच एवर इज लोअर क्यों यूज किया, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे चलो, जितना पैसा मिलने वाला उतने पे ही इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आप समझो मेरी कोई एफ है, मैंने जब इसको प्रोड्यूस किया था ना मेरे को लगा था कि यार ये मार्केट में बहुत चलेगा प्रोडक्ट, तो मेरे को अभी तक की जो कॉस्ट लगी इसको बनाने की वो थी 150 रुपये, और मैं सोच रहा इसकी जो सेलिंग प्राइस रहेंगी ना वो 200 रुपये में इसको बेचूंगा मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट की डिमांड चलेगी नहीं, तो ऐसा हो गया कि सब लोगों ने बनाना चालू कर दिया, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 150 लग रही थी मेरे को, वो लोगों को अभी 100 रुपये ही लग रही। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉस्ट 100 लग रही ना, तो पूरा उनके पास डिमांड आने के लिए 120 में सेलिंग प्राइस कर दी इन्होंने, जो मेरी सेलिंग प्राइस थी 200। तो अगर मैं बात करूं आज की, अगर एनआरवी कैलकुलेट करने जाओ तो 120 रुपये है सेलिंग प्राइस, मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 120, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जीरो, और मेरे को यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस कितना लगता 10 था। तो मैं यहाँ पे एनआरवी कितनी रहेगी मेरी 110, और यहाँ पे कॉस्ट कितना रहेगा मेरा 150। तो लोअर ऑफ द बिलो क्या रहेगा एनआरवी और कॉस्ट में से अगर मैं लो करूँ तो मेरी इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू होगी 110 पे। क्या ये करेक्ट वैल्यूएशन है 110 पे, मेरे को तो कॉस्ट 150 की लगी, मैं 110 पे क्यों दिखाऊं। देखो यहाँ पे लॉजिकल फ्लो है, 110 पे क्यों दिखाना है, क्योंकि भाई तू देख तू 150 में तेरे बुक्स में रखेगा, तो मेरी बुक्स क्या फेयर रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए ना, कि जो मेरे बुक्स में है वो एकदम फेयर प्रेजेंटेशन है। तो मैंने बोला चलो ये बेचो फिर पैसे दो दो मेरे को। तो तूने आपने बोला कि देखो ये 150 की है, पर अगर आज बेचने जाए तो 110 रुपये ही मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा यार 110 में लिखो ना फिर इन्वेंटरी, 150 में क्यों लिख रहे हो। आप 150 में लिख के क्या कर रहे हो पता है, आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कर रहे हो। आपको इन्वेंटरी किस पे वैल्यू करनी चाहिए, जितना आपको मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट है या एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 110 पे करना चाहिए। तब जब मैं देखूँ इस इन्वेंटरी को कि 110 की इन्वेंटरी है, तो मेरे को लगे हाँ 110 रुपये तो एटलीस्ट मेरे को पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये समझा गया आपको कंसेप्ट कि एफ जी दैट इज फिनिश गुड्स और डब्ल्यू आई पी किस पे वैल्यू होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट, और एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब रॉ मटेरियल पे बात करते हैं। तो देखो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ना फुल्ली वैल्यूएशन डिपेंड है आपके एफ पे। ठीक है, तो अगर एफ जो आपका फिनिश गुड्स है, अगर आपका फिनिश गुड्स अपन ने बोला कि सोल्ड एट और अबव द कॉस्ट, मतलब अपने केस में फॉर एग्जांपल 150 के ऊपर सेल कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा आर एम इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट।
बट वही अगर आपका एफ जी लोअर ऑफ द कॉस्ट मतलब 150 रुपए से नीचे में सोल्ड हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा आर एम शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, अगर सेम आर एम अगर मार्केट में लेने जाओ तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसको बोलते हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक मिनट हाँ। ठीक है, अभी देखो ये ऐसा मैकेनिज्म क्यों है रॉ मटेरियल के केस में, तो इन्होंने बोला इसका जो लॉजिक है ना वो है कि देखो अब जब आपके पास पता है आपको आपका फिनिश गुड्स डिग्रेड पोजीशन में है, मतलब अगर मार्केट में आपके फिनिश गुड्स की वो वैल्यू नहीं रही, तो आपको जो रॉ मटेरियल रहेगा उसकी भी उतनी वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल आपके बुक्स में 100 का लिखा, जो अपना एग्जांपल था, पर अगर आज ये रॉ मटेरियल को लेने जाए ना तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही 50 रुपए है, क्योंकि इतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, इतना प्रोडक्शन इफिशियंसी आ गई, ये 50 रुपए में रॉ मटेरियल मिल जाता, तुमने महंगे में लिया था। तो अगर मेरी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एफ जी मेरे लोअर ऑफ द जो एफ जी थी, क्योंकि मेरे को कॉस्ट ज़्यादा लगी, तो मैं मेरे जो सेलिंग प्राइस है उसकी उससे ज़्यादा में मेरी कॉस्ट रहेगी, तो मेरे को नुकसान होगा क्या, यस। तो वो क्या बोलता है, नुकसान पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लो ना, तो अगर लोअर ऑफ द कॉस्ट है ना, तो आप क्या करो, आरएम को भी लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट फॉर एग्जांपल मेरे केस में 100 है, और अगर आज चल के रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, अगर मैं आज ये रॉ मटेरियल सेम रॉ मटेरियल लेने जाऊँ तो मेरे को कितने रुपए में मिलता, तो फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपए में मिलता, तो मैं मेरे रॉ मटेरियल की कौन सी वैल्यू पे वैल्यू करूंगा, 50 रुपीज में मेरे रॉ मटेरियल को वैल्यू करूंगा। वही अगर नॉर्मल सिचुएशन है कि भाई एफ जी मेरी जनरली जो था कॉस्ट उसके ऊपर ही बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा कि यार उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है या एनआरवी क्या है। तो यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल केस में उन्होंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला, एनआरवी नहीं बोला, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल अपन जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे देखते हैं, ना ही एनआरवी। एनआरवी रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं होता, फिनिश गुड्स और एफजी तो एसएफजी तो बेचने के लिए होती है, पर रॉ मटेरियल जनरली बेचता नहीं कोई। ठीक है, ये लॉजिक समझा क्या आपको, यहाँ तक एक बार वापस से रिवाइज कर लो, 2 मिनट लो, ये अंडरस्टैंड करो, फिर आपको थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रिप आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता, ठीक है। एकदम सिंपल बोलो, अभी तक क्या सीखा है, तो देखो इन्वेंटरी के 3 टाइप सीखे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी और एफ जी। रॉ मटेरियल का अपन ने बोला था कि रॉ मटेरियल क्या रहता, मेरा इनपुट रहता, आउट प्रोसेस क्या रहता, प्रोसेसिंग में मैं उसको प्रोसेस करूंगा तो वो रहेगा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, और जब ये रॉ मटेरियल पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेरा रहेगा एफ जी। ओके, तो यहाँ पे मेजरमेंट प्रिंसिपल में अपन ने क्या देखा, जो एफ जी है और डब्ल्यू आई पी है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इसका वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या है, वैल्यू इनकी लोअर ऑफ द कॉस्ट, और एनआरवी, एनआरवी क्या रहती है, एनआरवी इज सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, पूरी ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है क्या, नहीं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ये रहती है एनआरवी। फिर अपन ने बात की रॉ मटेरियल की, इसमें तो रॉ मटेरियल में देखो इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है आपके एफजी के वैल्यूएशन पे। अगर आपके एफजी का वैल्यू जो अभी करंट मार्केट में चल रहा है उसके कॉस्ट से ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे, मतलब एफ जी सोल्ड लोअर ऑफ द कॉस्ट ये केस में, तो अपन बोलेंगे जो रॉ मटेरियल उसको वैल्यू करो ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वही अगर बात करूँ एफ जी आपका सोल्ड होता अबव द कॉस्ट, तो आप क्या करो, रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करो, ठीक है। इतना समझा। अभी यहाँ पे जो एस्टिमेट, अब बार बार अपन ने वर्ड यूज किया, देखो यहाँ पे एस्टिमेट, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड, तो ये एस्टिमेटेड कब का लूँ, तो इन्होंने बोला देखो एस्टिमेटेड एनआरवी शुड बी बेस्ड ऑन मोस्ट reliable evidence at the time of estimates are made. Estimate are taken into the consideration the fluctuation of price cost directly relating to the event occurring after the balance sheet date, to the extent that such event confirm the condition of existing एट अ बैलेंस शीट डेट। देखो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ 31 मार्च 2026, और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब साइन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होते हैं 30 नवंबर 2026। तो मेरा यहाँ पर जो एफ जी था या यहाँ पर जो एस एफ सी था, ये यहाँ तक ये 6 महीने में तो मेरा बेचे ही जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, मोस्ट रियलाइजेबल, मतलब अगर मेरे को पता है कि देखो ये यहाँ पर जो उसका सेलिंग प्राइस था 100 था, अभी जो सेलिंग प्राइस है जो करंट मार्केट में चल रहा, मतलब सितंबर मंथ में 90 रुपीज चल रहा, तो मेरे लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, 90। ठीक है, ये इतना एग्जाम में पूछते नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके, कि देखो ये भी एक चीज रहती। ओके,
अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। आप क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है आपके, एक बार पढ़ते तो आपको समझेगा। देखो, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश मतलब मेरे केस में क्या हो गया, WIP यूनिट्स एट द एंड ऑफ 30 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो भी है 2021-22 इज 150। ठीक है, कॉस्ट 150 की है। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट ईयर बाय फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑफ एंड सो। तो ये क्या है, फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑफ सो क्या है मेरी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। द फिन नहीं नहीं, यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फ्यूचर एक्सपेंडिचर सो, ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है मेरी। यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250, तो ये क्या है मेरी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सब्जेक्ट टू 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो ब्रोकरेज क्या है मेरा, सेलिंग एक्सपेंस है, तो ब्रोकरेज कितना है मेरा, मैं अगर कैलकुलेट करूँ 250 का 4%, तो 10 रुपए का मेरे क्या है यहाँ पे, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, assume that partly finished good cannot be sold in semi finished good form and its NRV is 0 without processing it in future। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, उसका कैलकुलेशन निकालना है कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रहेंगी WIP की। तो अपनी कॉस्ट कितनी है 150, NRV का वैल्यूएशन कितने पे होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट कितनी है, अपन ने लिख ली 150, इसका NRV कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। NRV में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अपने केस में 250, इसमें से अपन क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ईसीसी माइनस करेंगे, कितना है वो 100 रुपीज, और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट तो अपना है वो 10 रुपीज, तो माइनस करके क्या वैल्यू आएगी है 250 माइनस 100 माइनस 10, तो ये आ गई आपकी 140। तो एनआरवी कितनी है उसकी 140, और आपकी कॉस्ट कितनी है 150, तो आप किस पे वैल्यू करोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इज 140, तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज 140। देखो इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में किया, वही अपन ने यहाँ पे किया। क्वेश्चन एकदम इजी इजी एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सिर्फ आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लो कि यार ये चीज क्या है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके मॉडल का क्वेश्चन है, एमटीपीज में भी आ चुका है एक बार। तो ये है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेस अ गुड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 lakhs इन अक्टूबर। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, कॉस्ट होगी। टिल मार्च 2022 75% वेर सोल्ड। ओके, तो 40 लाख में से 75% सोल्ड हुआ, तो मेरे लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कितना नेसेसरी है, 25%। तो 40 लाख का 25% इज 10 लाख। ओके, द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 lakhs। यस, 10 lakhs भी बताओ, क्योंकि 40 लाख का 25% इज 10 लाख। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 lakhs and the commission at a 10% on the sale is payable to the agent। तो सेलिंग एक्सपेंस कितना है 10%, तो सेल वैल्यू कितनी है उसकी 11 लाख, यहाँ पे बोल रहा है 11 लाख का 10% इज 1.1। ओके, what is the correct closing stock to be disclosed in at 31st March 2022। तो कंपनी बोल रही है कि देखो 40 लाख की इन्वेंटरी, 40 लाख में 75% सोल्ड है, तो 25% बची है, तो 10 लाख पे कंपनी को इन्वेंटरी दिखानी है। तो अपन बात करेंगे पहले तो प्रिंसिपल क्या था अपना, ये एफ जी है क्या, यस एफ जी है, इसलिए सोल्ड हुआ। तो एफ जी किस पे वैल्यू होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, पहले आप AS2 के वो 2 लाइन लिख लो कि एफ जी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। उसके बाद में इसकी कॉस्ट दिखाओ ऐसी, कॉस्ट इज 10 lakhs। ओके, और उसकी एनआरवी कैलकुलेट कर लो। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी 11 लाख इज सेलिंग प्राइस, उसमें से आप बोल रहे हो 10% माइनस 10%, अगर इसका ही 10% है दैट इज आपका सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, तो ये आ जाएगा आपका 9,90,000, 9,90,000 और 10 lakhs विच एवर इज लोअर पे कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यू करनी है, तो आप कितने पे वैल्यू करोगे 9,90,000। कंपनी का बोलना था 10 लाख पे वैल्यू करो, तो कंपनी का कंटेंशन गलत है क्या, yes, आपको वही लिखना है। इन केस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10 lakh, द नेट रिजर्व वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज 9,90,000, सो द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 9,90,000। ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको अच्छी ग्रिप आ जाएगी ये चीज पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है और एक बार आरटीपी में आ चुके हैं। तो ये देखो, ऑन 31st March 2021 अ बिजनेस फर्म फाइंड्स अ कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। पार्टली फिनिश जैसे ही बोला मैंने इसके ऊपर WIP लिख लिया। ओके, ऑन द डेट इज 350, तो ये क्या है उसकी कॉस्ट।
द यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ इन 3110। तो 3110 क्या है मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। फिनिश गुड कैन बी सोल्ड एज 750, तो ये क्या है मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये क्या है मेरा अपना एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस 4% है, तो 750 का 4% दैट इज 30 रुपीज क्या है मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ओके, द फर्म सीक्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच द अनफिनिश्ड यूनिट सोल्ड बी वैल्यूड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंड फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो इसकी कॉस्ट कितनी है पहले अपन बात करेंगे। इसकी कॉस्ट है 530। इसकी एनआरवी कितनी है, एनआरवी यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेट कर रहा है, आप पूरा पूरा जो है उसकी वर्डिंग्स लिख सकते हैं। तो इसकी देखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 750, उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करना पड़ेगा 3110 और सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज। तो 750 माइनस 7310 माइनस 30, तो इसकी कॉस्ट आ रही एनआरवी आ रही 4110। तो लोअर ऑफ एन कॉस्ट एंड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे अपन इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं। तो ये केस में कितने पे वैल्यू करेंगे 4110। ओके, देखो इन्होंने 4110 क्वेश्चन डन। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखो नवंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। आपको लगेगा देखो कितना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला आपके लिए ए पार्ट रहना, तो बी पार्ट पे आता है, फिर ए पार्ट पे आएगी। ए पार्ट भी आपके लिए इजी रहेगा। ऑन 21 मार्च 2023 मोहन परचेज 250 चेयर्स ऑफ 30 ईच, 300 ईच। द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज 400। ओके, तो मोहन ने परचेज किए चेयर्स 300 रुपए की, उसकी सेलिंग प्राइस है 400। Owing to a manufacturing defect, the net realized value of the whole the chair was determined at 70% of their normal selling price. No chair was sold during the years. तो आप समझे क्या कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसके लिए जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी होल द लॉट ऑफ द चेयर was determined to be 70% of a normal selling price। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 400 की। ओके, 400 का अगर 70% लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 280 रुपीज का। उसका क्या आ रहा है एनआरवी, इतने इसमें 280 रुपीज में वो सोल्ड होगी। तो अपन क्या करेंगे 280 इज माई एनआरवी, इसका कॉस्ट कितना है मेरा 300, मैं वैल्यू किस पे करता लोअर ऑफ एन कॉस्ट और एनआरवी दैट इज 280। 280 मल्टीप्लाई बाय 300, तो मैं सॉरी 300 कर रहा हूँ, 250 चेयर्स है ना मेरी, 250 चेयर्स, 250 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 250 मल्टीप्लाई 280। तो मैं कितने पे वैल्यू करूंगा मेरी इन्वेंट्री 70 लैक्स पे मेरी इन्वेंट्री वैल्यू करूंगा। देखो बी पैट का आंसर देखते हैं इनका 70 लैक्स। कॉस्ट कितनी है उसकी 75,000। इन्होंने अपन ने पर यूनिट लिया, इन्होंने डायरेक्टली टोटलिटी बेसिस पे लिया। तो इन्होंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई 300 किया, मल्टीप्लाई 280 किया, अपन ने टू लोअर पहले निकाला उसके बाद में किया। ओके, फिर अभी फर्स्ट पार्ट पर देखो, सोनू इज ए रिटेलर इन टॉयज ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज द आइटम वर्थ 1,47,000। तो ये परचेज किया, टोटल सेल इज 1,54,000। ओके, एवरेज परसेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज 10% ऑन द कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा जो मार्जिन है उसका 10% ऑन द कॉस्ट है, मतलब 1,54,000 पे ये क्या है मेरा। तो अगर मैं इसका 1,54,000 का जो मैंने माल बेचा, अगर मेरे को निकालना है मैंने उस पर कितना कमाया, तो मैं क्या करूंगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस है मेरी 1,54,000। मेरा फॉर ये सेलिंग प्राइस है, मेरी कॉस्ट कितनी है इसकी, फॉर एग्जांपल कॉस्ट है मेरी 100, तो इसमें मैं प्रॉफिट कितना कमाया था, मेरा प्रॉफिट रहता 10% ऑन द कॉस्ट दैट इज 10 रुपीज। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या बनती 1110। तो मेरे लिए अभी ये सेलिंग प्राइस 1,54,000 क्या है 1110। मेरे को क्या चाहिए इसका कॉस्ट चाहिए कि कॉस्ट कितनी है, तो मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 1,54,000 डिवाइडेड बाय 1110 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर इसकी कॉस्ट निकालनी है तो निकालो 1,54,000 डिवाइडेड बाय 1110 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1,40,000 का कॉस्ट थी उसकी, मतलब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया 1,40,000 माइनस 1,54,000 माइनस 1,40,000, तो मेरा प्रॉफिट है 14,000 का। ओके, पर मेरा अभी देखो पहले कॉस्ट अपन इसका क्या निकालना है अपने को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द टॉय एट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द टॉय एट द कॉस्ट वॉज 20,000। तो आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। तो देखो अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया रहेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं दिखाता हूँ, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है यहाँ इसकी 20,000, इसका सेलिंग
सेल कितना किया है इसने 1,54,000, इसका परचेज कितना है 1,47,000, और अपन ने क्या बात किया, ये जो 1,54,000 है इसकी कॉस्ट कितनी है 1,40,000, मतलब 1,40,000 का इसने माल बेचा। तो पूरा माल कितना था मेरे पास 1,67,000 का माल था, उसमें से इसने कितना बेचा 1,40,000। तो मेरे पास इन्वेंटरी कितने की रहेंगी 1,67,000 माइनस 140, दैट इज 27,000 की मेरे पास क्या रहेगी क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लोजिंग इन्वेंटरी 27,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे देखो 1,54,000, 54 1,54 प्लस 27, दैट इज 181। ये क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड से क्या रहेगा 20,000 प्लस 147, तो 167, 167 माइनस 181, दैट इज 14,000। 14,000 का कैसे प्रॉफिट निकाला आपको पता है, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इन्होंने भी सेम वे से किया, सिर्फ अपन ने जो वे किया उससे थोड़ा अलग वे यूज किया। इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पास जो इन्वेंटरी है 20,000 प्लस 1,40,000, 1,47,000, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो इन्होंने क्या किया मल्टीप्लाई उसको 1.1 किया, तो ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। अपन ने उसमें से कितनी सेलिंग प्राइस पे सेल सोल्ड की 1,54,000 की अपन ने सोल्ड की, तो अपनी इन्वेंटरी की जो अनसोल्ड वैल्यू आई वो आई 29,700। उसकी कॉस्ट निकालने के लिए 27,000 का एडजस्टमेंट किया, तो आ गया 27, सॉरी 2,700 का एडजस्टमेंट किया, तो आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट आ गई 27,000। अपन ने जो वैल्यू किया ना, अपन ने सॉरी अपन ने जो मेथड यूज़ की ना, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एग्जाम के टाइम में आपके लिए कन्फ्यूजन रहेगा, और बिन फालतू के आपके 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाएंगे अगर आप इसमें से एक भी वैल्यू गलत करते हो तो। उससे अच्छा अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है वो यूज़ करो, कोई भी गलती नहीं रहेगी इसमें। आपको लग सकता है कि स्टेप स्टेप की वजह से मार्क कट सकते हैं, पर ये यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मेथड सिर्फ अलग की, आपने जो मेथड की वो भी मेथड से कर सकते हैं, मैंने भी जो मेथड की वो भी वैलिड मेथड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद में और एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको पूरा पूरा ग्रिप आ जाएगा टॉपिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 25, मैं चाहता कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में पहले 2 मिनट लगा तो वीडियो पॉज कर लो, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में अपन सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो 1 मिनट पॉज कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 25 आरटीपी का क्वेश्चन है May 21 के, फिर अपन साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई तो कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता आपको, आप पढ़ लो पहले, उसके बाद में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी जमा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका थोड़ा भी गलत हुआ होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन साथ में सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। एटलीस्ट आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जमेंगी। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे ना तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार सभी ईजी ईजी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्वेंटरी ऑफ रिच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 कंप्राइज ऑफ प्रोडक्ट ए की इन्वेंटरी जिसमें 200 यूनिट है, और प्रोडक्ट बी की इन्वेंटरी जिसमें 800 यूनिट है। ठीक है, डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर नीचे दिया है। तो प्रोडक्ट ए का मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ये क्या है मटेरियल कॉस्ट, उसका नॉर्मल रॉ मटेरियल, और वेजेस कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट क्या है ये आप समझ सकते हो अभी के लिए। ये प्रोसेसिंग कॉस्ट है, अपन ने जो बोला था ना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो ये प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो वो कितनी है 40, 30 और 20 रिस्पेक्टिवली।
तो ईच यूनिट इज सोल्ड एट 110, ओके, एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट्स टू 10% ऑफ एन सेलिंग कॉस्ट। तो अपने को क्या निकालना है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेंटरी। तो पहले देखो 40, 30 प्लस 20, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 इज 90, 90 पर यूनिट मेरी कॉस्ट होगी। और उसकी ईच यूनिट की सेलिंग जो अपनी अपन ने क्या बोला था कि ये एफ हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसका प्रोसेसिंग हो चुका है तो इसमें सिर्फ मेरा जो बचता कि एफ है। तो एफ का वैल्यूएशन किस पे करते हैं अपन, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो यहाँ पे 90 रुपीज़ क्या आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई। तो एनआरवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसकी 1110 दिखाई है, उसमें सेलिंग एक्सपेंस माइनस दैट इज 10%। तो 1110 माइनस 10%, तो उसका आ जाएगा सेलिंग जो एनआरवी आ जाएगी 99। आपकी कॉस्ट है 90 की, एनआरवी है 99, लोअर ऑफ दिस इज 90 रुपीज़। तो आप इन्वेंटरी को वैल्यू करोगे 90 रुपीज़ पे। अगर टोटल वैल्यू इसकी इन्वेंटरी की दिखा नहीं रही तो 90 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स है, प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज 18,000। ओके, तो देखो इन्होंने भी क्या किया है, वैसा ही किया है, पर सिर्फ इन्होंने मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली पर, अपन ने पहले पर यूनिट निकाला फिर टोटल किया, इन्होंने पहले टोटल किया और फिर उसमें कंपैरिजन किया। दोनों में मेथड वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर प्रोडक्ट बी का पढ़ते हैं। प्रोडक्ट बी मटेरियल कॉस्ट वेजेस कॉस्ट इज 45 एंड 35 रिस्पेक्टिवली एंड नॉर्मल सेलिंग रेट इज 150 ईच। हाउएवर ड्यू टू द डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एन 800 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी वेर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एज 70 रुपीज़। तो ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बता दी उसने, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़। इसकी कॉस्ट कितनी है, 45 प्लस 35 मतलब 40 80 रुपये, 80 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। और इसकी सेलिंग प्राइस, इसको ही एनआरवी अगर कंसिडर कर लियो, क्योंकि एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस उसने बताया नहीं, तो अपन 70 रुपये कंसिडर करते हैं। लोअर आ जाएगा अपना 70 रुपीज़। तो 70 मल्टीप्लाई बाय इसके कितने यूनिट्स है, 800 यूनिट्स है। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 800 दैट इज 56,000 की क्या हो जाएगी इसकी इन्वेंटरी की प्राइस। ठीक है, 56,000। उसके बाद में उन्होंने प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी लिखा, 18,000 फिर 56,000, वो भी इजी था। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ एक इसमें कैच था कि आपको सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट जाननी थी, उसके बाद में आपके लिए बहुत इजी रहता क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ने ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन क्या बोल रहे थे, ईच प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो एएस ने क्या बोला कि आप ऐसा कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कौन से बेसिस पे करना है, आइटम बाय आइटम बेसिस भी कर सकते हैं, या तो पहले ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड आइटम भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड आइटम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक आपका आपके प्रोडक्ट ग्रुप है, 4-5 प्रोडक्ट ग्रुप है, ठीक है। 4-5 प्रोडक्ट ग्रुप में से एक प्रोडक्ट ग्रुप है जिसकी आप चाहते हुए एक साथ में इसकी कॉस्ट और एनआरवी ले ले, और उसका जो भी लोअर रहेगा वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास आइटम 1 2 3 4 है, कॉस्ट उसकी 10,000 है, एनआरवी उसकी 8,000 है। तो आप किस पे वैल्यू करोगे, आइटम बाय आइटम बेसिस पे 8,000 पे वैल्यू करोगे। वही अगर बात करूँ नीचे की 25,000 26,000, 25,000 लोअर, तो 25,000 पे अपन वैल्यू करेंगे। वही 17,000 15,000, 15,000 इज लोअर, 15,000 15,000 15,000। तो अगर मैं आइटम बाय आइटम बेसिस पे वैल्यू करूँ तो मेरी इन्वेंटरी की वैल्यू आ जाएंगी 63,000। पर अगर मैं टोटलिटी पे बात करूँ, तो अगर ये सिमिलर ग्रुप है, मतलब एक ही तरह के प्रोडक्ट है ये, तो इसकी कॉस्ट है 67,000 और इसकी एनआरबी है 64,000। तो इनमें से लोअर क्या है, 64,000। तो मैं ग्रुप बाय ग्रुप बेसिस पे क्या करूंगा, इसको 64,000 पे वैल्यू करूंगा और आइटम बाय आइटम बेसिस पे 63 पे वैल्यू करूंगा। ठीक है, ये समझे इसका। इस पे एक क्वेश्चन है शायद, हाँ क्वेश्चन है इस पे। एक क्वेश्चन पे आ जाओ तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखी है कि अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट डू द कंपैरिजन इन बोथ वे। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि कंपैरिजन करो कॉस्ट और इन्वेंटरी, कॉस्ट और एनआरवी का, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम बेसिस पे करना है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहा, आपको दोनों बेस से करना है। देखो क्वेश्चन करते तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट दी है, यहाँ पे एनआरवी दी है। तो अगर यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लेने जाए, तो देखो पहले आइटम बाय आइटम बेसिस पे चलते हैं, आइटम बाय आइटम बेसिस। एक मिनट, ये पूरा इरेज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको। लोअर ऑफ
कॉस्ट और एनआरवी, और यहाँ पे लिखते देखो 40 उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 28 लाख उसकी एनआरवी है, तो अपन 28 लाख पे वैल्यू करेंगे इसको। वही बी की केस में 32 लैक्स दोनों सेम है। सी की केस में 16, 24, 16, तो आइटम बाय आइटम बेसिस से करने जाए 28 प्लस 32 प्लस 16 तो 76 निकल रहा, और ग्रुप बाय ग्रुप बेसिस पे करा जाए तो 40 प्लस 32 प्लस 16 दैट इज 88, और यहाँ एनआरवी की टोटल इज 28 प्लस 32 प्लस 24 दैट इज 84, तो 84 रहेगी मेरी ग्रुप बाय ग्रुप बेसिस पे, और आइटम बाय आइटम बेसिस पे मैं वैल्यू करूँगा 76 पे। ओके, तो देखो हेंस द क्लोजिंग स्टॉक इज 76, इन्होंने सिर्फ आइटम बाय आइटम बेसिस पे करा। मैं आपको बोलता कि आप ग्रुप बाय ग्रुप बेसिस पे भी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं, दोनों भी चीजें साइलेंट रही तो आपको दोनों वे से करना है, ठीक है। ओके, आप एक काम कर लो, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा ना एक बार सिर्फ उस पे से नजर घुमा लो 2 मिनट लेके, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। ओके, पढ़ लिया आपने, तो अभी अपन क्या करते हैं, थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट ये चैप्टर का ये है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। ये पार्ट क्या बताएगा आपको कि कौन सी चीज़ें इन्वेंटरी के कॉस्ट में ऐड अप होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें इन्वेंटरी के कॉस्ट में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक अपन ने क्या बोला था, अपन ने आईपीओ प्रोसेस डिस्कस की। आईपीओ प्रोसेस में क्या होता, पहले प्रोसेस जो इनपुट रहता आरएम रहता, आरएम के बाद में इस पर प्रोसेसिंग करते, और प्रोसेसिंग के बाद में अपना एफजी बनता है, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड अप होती होंगी कि पहले ये आरएम स्टेज पे कुछ कॉस्ट ऐड होती होगी, एक मिनट, आरएम स्टेज पे कुछ कॉस्ट ऐड होती होगी, प्रोसेसिंग में कुछ कॉस्ट ऐड होती होगी, और तब जाके ये एफजी बनता होगा। तो कौन सी कॉस्ट रहती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने जो भी कॉस्ट यहाँ पे इनकर करती वो सभी कॉस्ट इंक्लूड करनी चाहिए कि कोई की कॉस्ट एक्सक्लूड करनी चाहिए, मतलब इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अपने को क्या चीज़ें पता चली, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है और कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड करनी है। तो जनरली इन्होंने बताया कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ना 3 कॉस्ट इंक्लूड होती है। कौन सी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज नथिंग बट आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक अदर कॉस्ट जो भी अपनी बची वो अदर कॉस्ट। तो पहले यहाँ पे देखो कौन सी कॉस्ट, यहाँ पे एएस में एक स्टैंडर्ड वर्ड दिखाया है आपको, ये 2-3 जगह पे मिलेगा कि देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कंप्राइज ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ परचेस, मतलब आपके आरएम वीरएम परचेस करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंटरी, यहाँ पे देखो टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब यहाँ पे लाने तक का कॉस्ट, और जो कंडीशन में अपने को चाहिए वो कंडीशन में लाने तक का कॉस्ट उसमें इन्वेंटरी में इंक्लूड होगा। तो उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। तो फर्स्ट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस। तो कॉस्ट ऑफ परचेस मतलब मेरी रॉ मटेरियल लेने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल में क्या क्या कॉस्ट रहेगी, देखो अब जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेज करता, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो आप, फॉर एग्जांपल मेरे को बुक बनानी है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, ये बुक बनानी है, ठीक है। तो ये बुक बनाने के लिए मेरे को क्या क्या कॉस्ट लगेगा, फर्स्ट मेरे को लगेंगे पेजेस, ठीक है। अगर मैं सिंपल अगर बात करता कि मैं पेजेस लेता उसमें सब करता तो मेरे को पेजेस लगेंगे। उसके बाद में क्या कॉस्ट लगेगी, मेरे को स्पाइरल का कॉस्ट लगेगा, फिर ये आउटर लेयर का कॉस्ट लगेगा, बुक्स में जो भी मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट कराने का कॉस्ट लगेगा। तो ये सब रॉ मटेरियल पहले मेरे को जमा करने पड़ेंगे, दैट इज पेजेस, फिर ये वाला कॉस्ट, फिर इसके बाद में ये जो प्रिंटिंग के लिए इंक यूज़ कर रहा है वो वाला कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे कॉस्ट ऑफ परचेज में। तो परचेज इनकी पहले तो परचेज प्राइस प्लस इन पे जो भी मैं टैक्सेस पे कर रहा वो पहले परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंपोर्ट करना रहा तो इंपोर्ट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखो फॉर जब मैं ये परचेस कर रहा तो मेरे को जीएसटी भी लगता होगा, करंट सिनेरियो में बोल रहा हूँ, मेरे को जीएसटी लगता होगा। तो ये जीएसटी का मैं रिफंड लेता क्या, यस, गवर्नमेंट से मैं इसका क्रेडिट क्लेम करता है। रिफंड मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज इसलिए बोला क्योंकि आपको समझनी चाहिए। तो इसका क्रेडिट क्लेम करता है, तो मेरे लिए कॉस्ट है क्या जीएसटी की, नहीं, मेरे लिए जीएसटी इज नॉट कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कौन से इंक्लूड करने पड़ेंगे, ओनली अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज़, वो वाले टैक्सेस इंक्लूड नहीं करने। कौन से टैक्सेस इंक्लूड करने, अगर यहाँ पे लिखना होगा तो आपको लिख लो कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़,
यही इंक्लूड करने हैं। कौन से नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज़ वो इंक्लूड होंगे। फिर अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ एन एक्विजिशन दैट इज फ्रेट अनलोडिंग। अब जैसे मैंने पेजेस लेके आया तो पेजेस मैं खुद थोड़ी लेके आऊँगा, तो एक ट्रक में बुलाऊंगा, ट्रक का फ्रेट का कॉस्ट, उसके बाद में जो वो माल मेरे फैक्ट्री में पहुंचाएंगे अनलोडिंग का कॉस्ट, वहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल उसके दुकान से लेके आ रहा हूँ तो वो लोडिंग का कॉस्ट, मतलब मेरे प्रेजेंट लोकेशन पे और कंडीशन में लाने का सभी कॉस्ट मैं इंक्लूड करूँगा। उसमें से कोई कोई कॉस्ट एक्सक्लूड करूँगा। ट्रेड डिस्काउंट मैं लेस करूँगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको बताऊँगा जो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल उसने 100 का बोला, मैंने बोला यार इतने बल्क में मैं लेके जा रहा, मेरे को 10% तो ऐसे ही डिस्काउंट चाहिए, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। फिर कोई अगर रिबेट दी होगी मेरे को या अदर कोई सिमिलर डिडक्शन किया होगा तो वो सब लेस करना है, तो ये आ जाएंगी मेरी कॉस्ट ऑफ परचेस। अगर वापस से रिवाइज करें कॉस्ट ऑफ परचेस में एकदम सिंपल में बात करूँ तो मेरी परचेस प्राइस जो रहेगी प्लस टैक्सेस, कौन से टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड करूंगा, या एंड अदर एक्सपेंस दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। देखो डायरेक्टली एक्विजिशन कौन से, जैसे ये माल लेके आया तो ये फ्रेट की कॉस्ट, इसकी लोडिंग की कॉस्ट, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्या, हाँ। उसके बाद में इसमें से कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड करना है, रिबेट एक्सक्लूड करना है, और अदर सिमिलर डिडक्शंस अगर कुछ हो गए तो वो एक्सक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ तक समझा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एन कन्वर्जन। अगर मैं बात करूँ, अपन ने एक क्वेश्चन जब भी किया था क्वेश्चन नंबर 25, तो उसमें वेजेस लिखा था, फिर अदर ओवरहेड्स लिखा था। ओवरहेड्स आप कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओवरहेड्स मतलब आपके जो कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्रोसेसिंग में लग रहा है तो उसको जो कॉस्ट लग रही है उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स रहते हैं। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट एक्टिविटी कर रहा मैं, तो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो प्रोसेसिंग के रिलेशन में जो प्रोडक्शन के रिलेशन में जो कॉस्ट आ रही है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन में क्या आएगा, पहले तो डायरेक्ट लेबर। देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आएगा, लेबर लगेगा, पहले तो मेरे को लेबर, उसके बाद में क्या लगेगा मेरे को अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कौन से ओवरहेड्स लगेंगे, एक तो वेरिएबल ओवरहेड्स लगेगा और एक तो फिक्स्ड ओवरहेड रहेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे, वेरिएबल और फिक्स क्या रहता है। तो अगर इन शॉर्ट अगर बताना था तो वेरिएबल मतलब क्या, जो अगर फॉर एग्जांपल आपने 10,000 क्वांटिटी ली, 10,000 क्वांटिटी के लिए आपको एक कॉस्ट लगेंगे, 20,000 क्वांटिटी के लिए एक कॉस्ट लगेंगे। मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, मतलब पर यूनिट से आपकी कॉस्ट डेविएट होगी। इस यूनिट के लिए इतनी, सेकंड यूनिट के लिए इतनी, जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो ये कॉस्ट इनकर होगी। वही अगर बात करूँ फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स ओवरहेड फॉर एग्जांपल रेंट, अगर मेरे एक झोपड़ा है, फॉर एग्जांपल मेरा झोपड़ा पूरा एक प्लांट है, तो प्लांट में मैं 10,000 क्वांटिटी बनाऊँ, 1,00,000 क्वांटिटी बनाऊँ, प्लांट का रेंट जो है वही रहेगा ना, तो वो रहता है फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब मेरे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती कॉस्ट, तो उसको बनता है मैं फिक्स्ड ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में कौन सी कॉस्ट रहेंगी, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की यूटिलिटीज़ हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन की सप्लाईज हो गए। वही अगर बात करूँ फिक्स्ड ओवरहेड की, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मैं यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ, मेरे को डेप्रिसिएशन इनकर करना है कि यस। रेंट ऑफ फैक्ट्री, मैं भले ही यूज़ ना करूँ फैक्ट्री, या एक ज़्यादा यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बजाय 1,00,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ ज़्यादा की कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है क्या, नहीं, मेरे जो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कौन सी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आएगी आपकी डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अभी देखो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड तो मेरे यूनिट बाय यूनिट रहता है, बट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का ना मेरे को अलॉकेट करना पड़ता है, मेरे इन्वेंटरी को अलॉकेट करना पड़ता है। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है आपका 10,000 क्वान्टिटी, ठीक है, सॉरी 10,000 क्वान्टिटी बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये आपके फैक्ट्री का रेंट है। तो अभी ये फैक्ट्री में जो मटेरियल बन रहा है उस पर मैं क्या करूँगा, ये 10,000 कॉस्ट लोड करूँगा, क्योंकि ये भी तो कॉस्ट मेरी प्रोडक्शन के रिलेशन में है। तो ये कॉस्ट कैसी लोड करनी है उन्होंने बताया, देखो फिक्स्ड ओवरहेड के केस में बताया कि एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर अ नॉर्मल कैपेसिटी। देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी मशीन है। अब मशीन की जो नॉर्मली मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती, ये प्रोड्यूस कर सकती 10,000 क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, और मैंने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल आपने एक्चुअल में 8,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, तो मैं क्या करूँगा, जो फिक्स्ड ओवरहेड रहेंगे वो फिक्स्ड ओवरहेड, फॉर एग्जांपल मेरा रेंट है, रेंट आप मान लो अभी के लिए थोड़ा ज़्यादा मानते हैं अपन, 10,000 रेंट नहीं मानते, 10,00,000 मेरा रेंट है, जनरली रहता भी अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का। तो मैं पर यूनिट को कितना पर यूनिट कितना मेरा रेंट को मैं अलोकेट करूँगा,
सॉरी एब्जॉर्ब करूँगा, तो आप बोलोगे 8,000 क्वांटिटी पे, क्योंकि 8,000 क्वांटिटी तो एक्चुअली प्रोड्यूस की थी। तो एएस बोलता है नहीं, आपको क्या करना है, 10,000 क्वांटिटी पे आपका रेंट कैलकुलेट करना है पर यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, अगर रेंट पर यूनिट मेरे को निकालना रहा तो मैं क्या करूँगा, 10 लाख मेरा जो रेंट मेरे को लगा डिवाइडेड बाय 10,000 क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा आपका 10 रुपये पर क्वांटिटी। और मैंने कितनी प्रोड्यूस की, 8,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो ये 8,000 क्वांटिटी को मैं कितना फिक्स्ड ओवरहेड मेरा एब्जॉर्ब कर सकता, 8,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया मेरा 8 लाख रुपए का रेंट। तो 8 लाख रुपए का रेंट क्या हुआ, मेरा एब्जॉर्ब हो गया। और जो बचा 2 लाख का, उसका क्या, जो अनऑब्जॉर्ब पोर्शन है वो तो मेरे क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस आउट हो गया। मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। वो कैसे ट्रीट होगा, यहाँ पे देखो, अपना जो ट्रेडिंग वाला है, एकदम नॉर्मल वाला अकाउंट बना रहा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर ये साइड से, दैट इज क्रेडिट साइड से कुछ चीज़ बढ़ रही है, तो वो मेरे इम्पैक्ट कहाँ पे करती, डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने रेंट लिखा, रेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लाख था। ठीक है, 10 लाख का रेंट में से मैंने क्या बोला, 8 लाख का रेंट मेरे कहाँ पे, इन्वेंटरी में ऐड हो गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो नेट खर्चा बचा वो कितना था, 2 लाख का खर्चा बचा। तो ये 2 लाख का क्या कर रहा है, मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है क्या, यस। तो एएस की लैंग्वेज में क्या कर रहा है, आपको एक्सपेंस आउट कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे वही लिखा है कि अनअलोकेटेड, ये एक बार थोड़ा क्लियर करता हूँ। आपको ये लिखना रहा तो पहले एग्जाम्पल लिख लो, नहीं तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे समझ जाओगे आप। ये रहना तो एग्जाम्पल मत लिखो, क्वेश्चन से समझ जाओगे। तो अनअलोकेटेड फिक्स ओवरहेड आर रिकॉग्नाइज एज ए एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे इनकर्ड। तो ये देखो, पीरियड इन विच दे इनकर मतलब 2 लाख रुपए का जब आपने इनकर किया, अनअब्जॉर्ब वाला है, तो आपके प्रॉफिट को कम करने, दैट इज एक्सपेंस जैसा ट्रीट करते हैं इसको। वही अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मली तो 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपने क्या किया, आपने 20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, तो अगर मैं अभी भी अगर नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब करूँ, तो क्या होगा, 10 रुपये का उसका पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो मेरा कितना आ जाएगा, रेंट का कॉस्ट टोटल 20 लाख का, पर मैंने एक्चुअली कितना दिया, 10 लाख रुपए दिया। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 करूँगा, ना ही 10,000, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ जाएगा मेरा 5 रुपये पर प्रोडक्ट। तो 5 रुपये पर प्रोडक्ट में से मैं बोलूँगा 20,000 प्रोडक्ट मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस किए। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 5 रुपये पर प्रोडक्ट, दैट इज़ आपका आ जाएगा 10 लाख। तो यहाँ ये केस में क्या रहेगा, एक्चुअल के केस में अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई अनअब्जॉर्ब पोर्शन रहेगा नहीं। तो यहाँ पे भी देखो मैंने वही चीज़ बोली है कि अगर फिक्स्ड, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं, अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, अगर आपका एलोकेटेड ओवर अ नॉर्मल कैपेसिटी कब करोगे, जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, अपन ने जो एग्जांपल लिया था 8,000 क्वांटिटी और नॉर्मल प्रोडक्शन दैट इज 10,000 क्वांटिटी, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। वही अगर बात करूँ आपका अलोकेटेड ओवर द एक्चुअल कैपेसिटी कब, जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर दैन नॉर्मल प्रोडक्शन। तो दूसरा जो एग्जाम्पल लिया था 20,000 क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन 10,000 क्वांटिटी वाला। नीचे भी मैंने एग्जाम्पल लिया, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अपन ने जो लिया था ये एग्जाम्पल, ये वाला भी सूटेड था, तो अगर नहीं तो ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 2 पे आ जाओ। ये देखो आपके ये मॉड्यूल का इल्यूस्ट्रेशन है, मैं आपको सिर्फ इसको ब्रॉडली समझा देता, डिटेल में अपन समझेंगे, सॉरी। तो देखो, ABC हैज़ अ प्लांट, इन्होंने एग्जाम्पल था आपके मॉडल का, मतलब ये सॉल्यूशन के साथ में ही है, इसके लिए यहाँ पे अपन पूरा पूरा पढ़ेंगे इसको। ABC लिमिटेड हैज़ अ प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट। तो कैपेसिटी उसकी कितनी है, 1 लाख यूनिट की। तो ये क्या हो गया, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी पर यूनिट। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ओवरहेड इज एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 18 लाख। तो फिक्स ओवरहेड कितने, 18 लाख के। तो अपन क्या रेट, क्या अगर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आ जाएगा अपना 18 रुपीज़। अगर आपका वो टाइम पे एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 1 लाख, अगर 1 लाख का नॉर्मल कैपेसिटी था, आपने 1 लाख का प्रोडक्शन किया, तो जो 18 लाख रुपीज़ हैं वो फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर केस 2, जब आप 90,000 प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका नॉर्मल कैपेसिटी कितना था, 1 लाख का, तो आप नॉर्मल कैपेसिटी कितना था, 1 लाख का, तो उस टाइम पे आप पूरा पूरा 18 एब्जॉर्ब कर रहे हो क्या, नहीं, आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 18,
तो 16.2 का आपका एब्जॉर्प्शन होगा फिक्स्ड ओवरहेड का, और जो रेस्ट है 1.8 लाख शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन ने देखा था ट्रांसफर नहीं होता, वो सिर्फ आपका हिट करता है आपके प्रॉफिट को। वही अगर मैं बात करूँ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1.2, तो वो केस पे आप 18 रुपये से करोगे तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दैट इज अगर करोगे 21.6 कैसे आया, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आपको इस केस में वापस से रिवाइज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज़ 15 रुपये। 15 रुपये कैसे कैलकुलेट किया, 18 लैक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो प्रोडक्शन था आपका 1.2, तो उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ये पूरा इलस्ट्रेशन वही है, मैंने एकदम सिंपल में बता दिया आपको कि क्या एक्चुअली इसमें बताया गया। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंटरी पर केजी ऑफ एन फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ, तो ठीक है फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी उसको वैल्यू करना है। तो ये उसकी मटेरियल कॉस्ट है, उसकी डायरेक्ट ओवरहेड है और उसका वेरिएबल ओवरहेड है। ओके, उसके बाद में फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी इज 2 लैक्स, केजी इज़ 20 लैक्स। तो नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 2 लैक्स की, उसके बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस कितने हैं मेरे 20 लैक्स। तो मैं अगर रेट निकालना चाहूँ तो 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ ₹10 पर केजी। ओके, तो 4000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक इन द ईयर। तो 4000 केजी के फिनिश गुड्स हैं। तो पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट थी, मटेरियल, डायरेक्ट लेवल और वेरिएबल ओवरहेड, तो वो तो मिल गई अपने को। इसके बेसिस पे पहले इसकी कॉस्ट निकालते हैं, 200 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज़ 260। 260 यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, दैट इज़ ₹10। तो यहाँ पे 260 मल्टीप्लाई बाय आपका 4000 क्वान्टिटी, 4000 क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय 260, तो ये आ जाएगा 10,40,000। इसमें प्लस क्या करोगे आप, फिक्स्ड ओवरहेड प्लस करोगे। फिक्स्ड ओवरहेड क्या रेट से, 4000 क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय आपका 10 रुपये, तो ये आ जाएगा 40,000। तो ये टोटल आ जाएगी आपकी 10,40,000। और अगर पर यूनिट पे कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, ये 200 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, क्योंकि 10 क्या है आपकी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट, तो टोटल आपके आ जाएगी 270। 270 मल्टीप्लाई बाय 4000 आपका आंसर। तो इन्होंने देखो कैसे सॉल्व किया है, ये देखो 270 मल्टीप्लाई बाय 4000, 10,80,000 अपन ने भी ऐसे निकाला। ठीक है, अपन थोड़ा रफ में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर होप सो आपको ये समझ रहा होगा मैं जितना बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या करा करो, पहले अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा ना, पहले पॉज कर लो और पहले आप सॉल्व करो। अगर आप डायरेक्टली मेरे बेसिस पे सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपकी और मेरी जो वेवलेंथ है वो इतनी मैच ना हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया पर आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है इसलिए। ठीक है, कीर्ति लिमिटेड, ये MTP क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके कीर्ति लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में ओपन कर लो। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द कंपनी मैन्युफैक्चर 550 कंप्यूटर्स। ओके, इट्स पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द फिनिश गुड्स एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1.8 लाख पर कंप्यूटर। द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट आर गिवन अंडर। ओके, तो 1.8 लाख पर कंप्यूटर को बेसिस पे वो वैल्यू करता है। अपने को कोई रिलेवेंट है क्या, कोई रिलेवेंट नहीं, अपन फिलहाल के लिए इसको इरिलेवेंट मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट को। कंप्यूट द कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ इन क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 400 लाख में है ये पूरे मतलब 550 कंप्यूटर्स की पूरी कॉस्ट दी है। डायरेक्ट लेबर 250, वेरिएबल प्रोडक्शन 150 लैक्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ 100 लाख। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे रखते हैं क्योंकि अभी तक आपने एक क्वेश्चन नहीं एक चीज़ नहीं पढ़ी, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन नहीं जमेगा। तो ये क्वेश्चन सॉरी अपन होल्ड पे रखना पड़ेगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट वाला पास्ट आपने देखा नहीं है, तो इसके लिए इसको होल्ड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है, देखो, ए लिमिटेड इंगेज इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन केमिकल वाला क्वेश्चन है, RTPs और MTPs में आ चुका है।
तो ये इसमें क्या निकालना है अपने को, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू AS2 एंड नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 600। ठीक है, केमिकल वाई, केमिकल और रॉ मटेरियल एक्स, केमिकल वाई क्या होगा अपना FG और रॉ मटेरियल एक्स तो अपना क्या है रॉ मटेरियल। तो इसका NRV दे चुके, NRV क्या है उसका 600 रुपये। ठीक है, तो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या बताई उसने, देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है। देखो पहले पूरा ऊपर का पढ़ा नहीं ना अपन ने। ए लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड। तो रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन केमिकल वाई। द कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उतना है, फ्रेट कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 440। और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को नीडेड है क्या अभी के लिए, नहीं अभी तक के लिए अपन क्या बनते हैं ये है। ठीक है, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करेगा, आपका आपके FG कितने पे सोल्ड होती। तो अपने को पहले देखना पड़ेगा कि FG की जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस से कम है। तो मटेरियल कंज्यूम केमिकल वाई जो अपने लिए FG है उसका मटेरियल कंज्यूम कितना है 440, डायरेक्ट ओवरहेड है 120 और वेरिएबल ओवरहेड 80। तो अपने का क्या पेंडिंग है अपनी फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि अपना जो प्रोडक्शन ओवरहेड उसमें अपना क्या आता फिक्स्ड भी आता और वेरिएबल भी आता। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड पेंडिंग है, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर इज 4 लाख और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 25,000 यूनिट्स। तो ठीक है, पर यूनिट अपना निकाल लेंगे यहाँ पे। पर यूनिट इज 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 25,000। तो यहाँ पे पर यूनिट आ जाएगा 16 रुपये। और अपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है 1000 और केमिकल वाई की 2400। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट लिख लेते। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी फिक्स्ड ओवरहेड की, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो 440 प्लस 120, 440 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 16 दैट इज 656 इज कॉस्ट ऑफ इसकी फिनिश गुड की, सॉरी। और इसकी NRV अपने को क्या दी थी, ये एक मिनट थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं इसको। ठीक है, और इसकी NRV क्या बोला था उसने केमिकल वाई की, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला था 600 रुपये। तो इसकी NRV इज 600 रुपीज़। तो अगर मेरा FG ही कॉस्ट, उस FG की कॉस्ट मेरी NRV FG की कॉस्ट इज लोअर देन मेरे सेलिंग प्राइस, तो मेरे को रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो पहले तो FG का वैल्यूएशन करते हैं अपन। कॉस्ट इज 656, NRV इज 600, लोअर इज 600, 600 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स है 2400। तो मेरे FG जो केमिकल वाई है उसका कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 2400 दैट इज़ 14,40,000। ओके, वही अगर बात करें मेरा रॉ मटेरियल 440 उसकी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 320 है। अभी तक मैंने रिप्लेसमेंट क्लॉज पे ध्यान दिया था कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई रिलेवेंट नहीं था वो, क्योंकि मेरे को पहले FG का देखना था। अगर FG ही मेरा उस पर कम सेल हो रहा है तो मेरे को इसका देखना पड़ेगा। यहाँ पे लोअर इज 320 और यहाँ पे कितनी है रॉ मटेरियल एक्स की क्वांटिटी 1000। तो 1000 इंटू 320 दैट इज़ 3,20,000। 3,20,000 ये और ये रॉ मटेरियल एक्स। तो टोटल इन्वेंटरी कितनी हुई मेरी, ये 320 प्लस 14,40,000। तो ये आ गई मेरी 17,60,000 की मेरी हो गई टोटल इन्वेंटरी। तो देखो क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने क्या किया। देखो क्वेश्चन में भी 17,60,000 कैसा, ये देखो प्रेजेंटेशन कोई भी कुछ भी रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं अपने को, अपने जो कंसेप्ट है वैसे रहने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए सॉल्व किया कि फास्ट सॉल्व हो। अगर मैं चाहता तो एकदम फुल्ली जो बॉर्डर निकालनी है वो सब लिखना है, वो वैसे भी कर सकते हैं। देखो कॉस्ट इस 400, उसकी फ्रेट कॉस्ट इस 40, उसने वो निकाला। फिर वर्किंग नोट फॉर रॉ मटेरियल, उसने पहले कॉस्ट निकाला, फिर बात किया कि देखो कॉस्ट, देखो नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 600 विच इज़ लेस देन इट्स कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड एट NRV विच इज़ लेस देन कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो डन। उसके बाद में अपना अदर कॉस्ट वाला पार्ट है और कॉस्ट एक्सक्लूजन वाला पार्ट है।
उसके पहले अपन थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट इस पर बैठेंगे, ठीक है। ओके, ब्रेक में आप कोशिश करो कि पहले पढ़ लो ये सब चीज़ें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो इजी रहे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अदर कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट और वैल्यूएशन टेक्निक्स। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन जो टेक्निक्स है आपको पूरा पता है। क्यों पता है मैं बताता, क्योंकि आपने CA फाउंडेशन में आपने पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन ये चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है।